जो आक्रोश है, वो भी कहीं न कहीं काम कर रहा है। डर मित्रों नमस्कार। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां उपचुनाव में 28 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। एक साल के भीतर ही नेताओं के दल बदलने और खरीद फरोख्त की बातें सामने आने के बीच ये चुनाव हो रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि जहां लोकतंत्र का चीरहरण होता है, वहीं चुनाव जीतने के लिए साड़ियां भी बांटी जाती हैं। इस चुनाव में ग्वालियर राजघराने और ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन 28 में से सिंधिया परिवार के प्रभाव वाली 16 सीटें, और इनमें से वो जितनी ज़्यादा सीटें जीत पाते हैं, उसी से उनके कद का आकलन भी होगा। तो मतदान के बाद वहाँ कैसी स्थितियाँ बन रही हैं, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान। हम स्वागत करते हैं शिव कुमार विवेक जी का। मध्य प्रदेश का जो उपचुनाव हो चुका है 28 सीटों का, उस पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। शिव कुमार विवेक जी कई राष्ट्रीय अखबारों में स्टेट हेड की भूमिका निभा चुके हैं, कई यूनिटों के प्रभारी रहे हैं। तो आज हम एक बार फिर उनसे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में मतदान हो चुका है। विवेक जी, आप क्या देख रहे हैं कि सिंधिया परिवार अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा? उन 16 प्रभाव वाली सीटों में से कितनी सीटें आप आती देख रहे हैं? कल जो मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ है, उसमें 69.9393% वोट पड़े हैं। और ये जो मतदान का प्रतिशत है, ये पिछले 2018 के चुनाव, विधानसभा चुनाव से 3% कम है। लेकिन इसके बावजूद लोग ये मानते हैं कि बम्पर मतदान हुआ है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने इसे बम्पर मतदान कहा है। और जाहिर बात है कि दोनों ने बम्पर मतदान होने को अपने अपने पक्ष में बताया है। जी। लेकिन ये राजनीतिक विश्लेषण का विषय है और परिणाम आने पर ही पता चलेगा कि बम्पर मतदान किसके पक्ष में है। हम बम्पर शब्द की पहले व्याख्या कर लेते हैं। जी। वैसे पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में प्रतिशत कम है, उसके बावजूद बम्पर क्यों कहा जा रहा है? तो इसके पीछे शायद कोरोना के कारण जो पाबंदियां हैं, जो सावधानियां, सतर्कताएं हैं, लोग घरों से कम निकल रहे हैं, इस वजह से इतना मतदान प्रतिशत भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और दूसरा उपचुनाव है। जी, उपचुनाव है, तो इसलिए इसे बम्पर मतदान माना जा रहा है। क्या दल बदलुओं को सबक सिखाने के लिए निकला है, या फिर वो महाराज का प्रभाव है उनकी जय जयकार के लिए कि वो कहीं पिछड़ ना जाए, इसलिए निकला है? जी, देखिए, इसकी दोनों तरह की व्याख्याएं की जा रही हैं और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि चुनाव एक ऐसी घटना है जिसको आप बहुत पहले से आकलित या परिकल्पित नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। हर बार अलग अलग तरह के कारण और कारक होते हैं और अलग अलग तरह के परिणाम आते हैं। कई बार हम जिन फार्मूलों को लागू करते हैं, वो फार्मूले हमने कई चुनावों में यकायक ध्वस्त होते हुए भी देखे हैं। तो इसलिए ज्यादा मतदान सत्ता पक्ष के खिलाफ या स्थापना के विरोध में है, वर्तमान प्रत्याशी या पार्टी के खिलाफ है, उसके प्रति लोगों ने गुस्सा निकाला है, ये एक व्याख्या है। लेकिन कभी कभी ये व्याख्या उल्टी भी हो जाती है। जैसे मसलन हम अभी ताजा मतदान को देखें तो उन दो क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा मतदान हुआ है जहां
गुस्से का कोई कारण नहीं था, क्योंकि पिछले विधायक का निधन हुआ है और उसके कारण उपचुनाव हो रहा है, और पिछले विधायक के खिलाफ कोई ऐसी नाराजगी भी नहीं थी, कोई दल बदल जैसा मसला भी नहीं था, पार्टी बदलने का मामला नहीं था। लेकिन वहां भी बहुत सर्वाधिक मतदान हुआ है। तो 7 जिन क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ है, उनमें 2 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर निधन के कारण चुनाव हो रहा है, वहां मतदान ज्यादा हुआ है। तो यहाँ वो व्याख्या लागू नहीं होती है। बूथ रिपोर्ट क्या कहती है कि किस तरफ रौनक ज्यादा थी? हाँ, देखिए, अब इसमें अगर आप देखेंगे, कल जो नेताओं के बयान आए हैं, आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, उसमें उनका केंद्र जो है वो बूथ रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया है कि बूथ पर धांधली हुई है, और कई जगह गोली वोली भी चली हैं ग्वालियर चंबल इलाके में। हालांकि ग्वालियर चंबल इलाका बहुत सरगर्म रहता है हमेशा, अपराध के मामले को देखें या चुनाव के मामले को देखें, तो वहां ऐसी घटनाएं असामान्य नहीं होती हैं। लेकिन चुनाव में हुई हैं और वो बूथों पर हुई हैं। कांग्रेस का आरोप था कि बूथ से उनके कार्यकर्ताओं को भगा दिया गया, तो निश्चित रूप से बल प्रयोग ग्वालियर चंबल के चुनाव में होता है, और वह उसको यहाँ बहुत असाधारण बात नहीं माना जाता है। छोटी मोटी घटनाएं हर चुनाव में होती रही हैं। लेकिन जहां तक बूथ मैनेजमेंट की बात है और बूथ पर रौनक का आपने सवाल किया है, तो इस चुनाव में ज्यादा मतदान की एक व्याख्या यह भी की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने दल बदल के प्रतिरोध को खत्म करने के लिए बूथ मैनेजमेंट पर ज्यादा जोर दिया था, और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता और उसके सदस्य मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। इस कोशिश को उसने बहुत प्रभावी तरीके से लागू किया था। ये भी एक ज्यादा मतदान की व्याख्या है। दूसरा ये है, ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के पक्ष को अगर देखें, तो जैसा मैंने पहले आपसे चर्चा में दर्शकों को बताया भी था कि कांग्रेस का जोर भी ग्वालियर चंबल पर रहा है, क्योंकि यदि वह ज्योतिरादित्य के पैर उखाड़ लेती है तो ज्योतिरादित्य से उसका बदला पूरा हो जाएगा। और ग्वालियर चंबल में हमेशा जो राजमहल का प्रतिरोध झेलती रही कांग्रेस के दूसरे गुट हैं, उनको उनकी मुसीबतें और उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। इसलिए सभी की कोशिश ये थी कि वहां से ज्योतिरादित्य के प्रभाव को खत्म कर दें, तो कांग्रेस ने भी उतना ही जोर लगाया है। जहां तक ज्योतिरादित्य का सवाल है, उन्हें तो जोर लगाना इसलिए जरूरी था कि ग्वालियर चंबल में अगर उनका आधार उखड़ गया तो भाजपा में भी उनकी कोई बहुत पूछ परख नहीं रह जाएगी। इसलिए उनके कार्यकर्ताओं ने भी बूथ मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दिया है। तो क्या धांधली जैसी चीजें या मतदाताओं को लुभाने वाले जो खेल चल रहे थे वो अपना रंग दिखाएंगे? क्या मतदान के दौरान भी इस तरह की गतिविधियां रहीं? लोकतंत्र के चीरहरण के बाद साड़ियां बंटना क्या कुछ मायने रखता है? देखिए, चुनाव की इन बुराइयों के बारे में हम सारे लोग हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन किसी भी चुनाव में ये बुराइयां दूर नहीं हो रही हैं। पैसा बंटना, शराब बंटना, नियम और कायदों के विपरीत जाकर चुनाव प्रबंधन करना। मध्य प्रदेश के एक मंत्री देर रात को आचार संहिता का उल्लंघन करके बैठक करते हुए पाए गए थे। तो निश्चित रूप से ऐसी शिकायतें आई हैं। अब चुनाव आयोग ने अभी तक तो बहुत छोटी मोटी कार्रवाइयां की हैं, कोई ऐसा बड़ा मामला अभी नहीं आया है। मतदान के दौरान जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उन पर किसी बड़ी कार्रवाई का, तो इससे ये जाहिर होता है कोई बहुत बड़ा विचलन पद्धति से नहीं हुआ है। लेकिन जो शिकायतें आमतौर पर आती हैं, हर चुनाव में आती हैं, उसी तरह की शिकायतें हैं, और निश्चित रूप से नेता और दल इन हथकंडों को अपनाने में कहीं ना कहीं तो शामिल रहे हैं। क्या कुछ अंदाजा हो रहा है 16 में से सिंधिया कितनी जीत लेंगे? या हर सीट पे कांटे का मुकाबला है? या हर सीट पे कांटे की लड़ाई? जी, व्यक्तिगत आकलन की बात करें तो मेरा अनुमान यह है
कि मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर चंबल इलाका है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जबरदस्त चुनौती रही है और उसके हाथ से कुछ सीटें जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मालवा और अन्य अंचलों की बात करें, मालवा में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व अभी भी दिख रहा है और बाकी जो अंचल हैं, महाकौशल है या भोपाल रीजन है, इनमें मिला जुला नतीजा आएगा। तो मुझे लगता है कि ग्वालियर की 16 सीटों में से 50-50% हो सकता है या कांग्रेस बढ़त भी मिल सकती है। मतलब 8-8 तो आप मान ही रहे हैं, भाजपा की कम भी हो सकती है इससे। जी, और कम भी हो सकती बड़ी है बात है। और वहां बहुजन समाज पार्टी को भी 1-2 सीट मिल सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदों का केंद्र एकमात्र ग्वालियर चंबल संभाग है और 2-3 सीटों पर उसके उम्मीदवारों ने अच्छी टक्कर दी है। दूसरे कुछ जगह वो वोटों का बंटवारा करने में भी कामयाब हो सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद की किरण है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो बड़ा नुकसान होगा वो ग्वालियर चंबल से होगा, लेकिन कांग्रेस बाकी अन्य इलाकों में बहुत प्रभावी अभियान नहीं चला सकी है और इसलिए परिणाम अन्य क्षेत्रों में उसके पक्ष में जाने की संभावनाएं कम है। इसलिए कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की 28 सीटों में से ज्यादातर पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी। कांग्रेस दूसरे नंबर पर ही रहेगी मेरे व्यक्तिगत अनुमान के अनुसार। लेकिन यहाँ पहले और दूसरे नंबर का प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये लगभग तय है कि कांग्रेस को दूसरा नंबर ही मिलना है, दूसरे क्रम पर ही रहना है। उसके कई कारण हैं, हम लोग सब जानते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी को लाभ मिलता है, दूसरे कांग्रेस का प्रचार अभियान भी कम भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कमजोर रहा है, वगैरह वगैरह बहुत से कारण। लेकिन यहाँ पहले और दूसरे नंबर का प्रश्न नहीं है, यहाँ संख्या कितनी रहती है, कितनी सीटें मिलती हैं, नजर इस पर है। तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं देख रहे हैं आप, तो वो अपनी उन्हें 9 सीटें चाहिए, वो कहीं ना कहीं से बन ही जाएंगी। ग्वालियर से ना आए तो ये शिवराज जी के लिए और भी बेहतर है। जी, ताजा स्थिति में उसे 8 सीटें चाहिए और क्योंकि एक विधायक ने और इस्तीफा दे रखा है, जिसका उपचुनाव बाद में होगा, उसने अभी चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ी है। तो 8 सीटों की जुगाड़ करना शिवराज या भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन नहीं है और लिहाजा शिवराज सरकार बचेगी या जाएगी यह सवाल इस उपचुनाव में नहीं है। इस चुनाव में तो ज्योतिरादित्य रहेंगे या जाएंगे, शिवराज का प्रभाव कितना रहेगा, इस तरह के प्रश्नों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। मतगणना की प्रतीक्षा है, 10 तारीख को भी अंतिम सत्य सामने आएगा। लेकिन एक बात है कि इसमें ज्योतिरादित्य के इर्द गिर्द चुनाव रहा है, हम ज्योतिरादित्य के भविष्य को लेकर बात करते हैं, लेकिन इसमें कमलनाथ का भविष्य भी तय होना है। अगर कांग्रेस 2 अंकों की संख्या से नीचे चली गई तो कमलनाथ मध्य प्रदेश में रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह भी इस चुनाव के नतीजों से तय होना है। ये बड़ी बात कही सर आपने कि सिंधिया का तो होना ही है, कमलनाथ का भविष्य भी तय होना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, तो आपने बड़ी अच्छी जानकारियां दी। मतगणना के दिन हम फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद जी, स्वागत है, नमस्कार। जिनके ऊपर दल बदलू का ठप्पा लगा हुआ है वो सत्ता विरोधी रुझान के शिकार ना हो जाएं, इसलिए कई पूर्व विधायकों को जिनकी क्षेत्र में साख है उनको मनाकर अलग अलग क्षेत्रों में प्रभार देकर अलग अलग जातियों के ऊपर बैठाकर इसकी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। और अगर उनकी प्रतिष्ठा जाती है तो ग्वालियर के राजमहल का प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति में खत्म हो जाएगा। मेरी जानदार और शानदार जनता, मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस। सभाओं में निश्चित रूप से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। राजनीति इस स्तर तक नीचे कभी नहीं आई थी जितनी इस बार चुनाव में देखी गई है।